स्वागत है दोस्तों आपका राजस्थान जी के अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पर। आज हम कर रहे हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2001-2003 के एमसीक्यूज़ का भाग 3। ये आपके आने वाले सभी सहकारी बोर्ड भर्ती परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सहकारी सिद्धांत ने अपनी सहकारी पूंजी में सदस्य के योगदान का वर्णन किया है और उस पर लोकतांत्रिक नियंत्रण है? पहला, स्वैच्छिक और खुली सदस्यता, लोकतांत्रिक सदस्य नियंत्रण, सदस्य आर्थिक भागीदारी, स्वायत्तता और स्वतंत्रता, शिक्षा प्रशिक्षण और सूचना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों आपके सदस्य आर्थिक भागीदारी। अब सदस्य आर्थिक भागीदारी क्या होता है ये हम समझते हैं। सदस्य आर्थिक भागीदारी मतलब सदस्य अपनी सहकारी पूंजी में योगदान करते हैं और उस पर लोकतांत्रिक नियंत्रण रखते हैं। लोकतांत्रिक नियंत्रण मतलब जब सोसाइटी, जो भी सहकारी सोसाइटी होती है उसके अंदर सभी सदस्य वोटिंग करते हैं। कोई भी जब डिसीजन लिया जाता है तो उसके अंदर वोटिंग की जाती है। किसी भी सदस्य को अगर सोसाइटी का मेंबर बनना है तो समिति उसकी सारी जांच करती है, उसके बाद उसे सोसाइटी का सदस्य बनाती है। तो एक बार पढ़ लेते हैं इसे। सहकारी आमतौर पर उस पूंजी का कम से कम कुछ हिस्सा सामान्य संपत्ति के रूप में रखता है। सदस्यता की शर्त के रूप में योगदान की गई पूंजी के लिए सदस्यों को आमतौर पर बहुत कम या कोई इनाम नहीं मिलता। सदस्य निम्नलिखित में से किसी भी उद्देश्य के लिए अधिशेष आवंटित करते हैं। संपत्ति भंडार स्थापित करके अपने सहायक को विकसित करना जिसका कम से कम एक हिस्सा अविभाज्य होगा, सदस्यों को उनके सहकारी लेन देन के अनुपात में लाभान्वित करना और सदस्य द्वारा अनुमोदित अन्य गतिविधियों का समर्थन करना। इसका मतलब ये होगा कि जब भी सोसाइटी को कोई प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट आपके सभी जो सोसाइटी के मेंबर्स होंगे उनके अंदर बराबर बराबर बढ़ जाएगा। स्वैच्छिक और खुली सदस्यता क्या होती है? सहकारी संस्थाएं स्वयं सेवी संगठन है जो किसी भी व्यक्ति को अपनी सेवाओं से लाभ उठाने के लिए उपलब्ध है। वह लैंगिक, सामाजिक, जातिगत, राजनीतिक या धार्मिक मतभेदों से परे उनकी सदस्यता के साथ जिम्मेदारियों को निभाने के लिए तैयार है। लोकतांत्रिक सदस्य नियंत्रण क्या होता है? सहकारिता लोकतांत्रिक संगठन है जिनमें सदस्य सक्रिय रूप से नीतियों के निर्माण और निर्णय लेने में संलग्न होते हैं। सदस्य निर्वाचित जनप्रतिनिधियों, पुरुषों महिलाओं दोनों को जवाबदेह ठहराते हैं। प्राथमिक सहकारी समितियों के सदस्यों के पास समान मताधिकार है और सभी स्तरों पर सहकारी समितियों को नियंत्रण प्राप्त होता है। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा डेटा एक सहकारी समिति के उपनियमों द्वारा प्रदान नहीं किया जाता? उपनियम, तो दोस्तों इस पर अंडरलाइन कर लीजिए आप उपनियमों पर। ऑप्शन नंबर 1, कृषि भूमि को ऋण प्रदान करना, संस्था का नाम और पता, जिस क्षेत्र में संचालित होती है, संस्था की वस्तुएं, वह तरीका जिसके द्वारा धन जुटाया जा सकता है और अधिकतम शेयर पूंजी जो एक सदस्य के पास हो सकती है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों कृषि भूमि को ऋण प्रदान करना। बेसिकली एक उप नियम के अंतर्गत ये चारों चीज़ें आती हैं जो कोई भी सदस्य जान सकता है। एक सहकारी समिति के उप नियमों में निम्नलिखित प्रावधान शामिल होने चाहिए। संस्था का नाम और पता, वह क्षेत्र जिसमें वह संचालित होती है, संस्था की वस्तुएं, वह तरीका जिसके द्वारा धन जुटाया जा सकता है और अधिकतम शेयर पूंजी जो एक सदस्य के पास हो सकती है, संस्था की सेवाओं के न्यूनतम आवश्यक उपयोग या समाज की बैठकों में न्यूनतम आवश्यक उपस्थिति या समाज के साथ अन्य व्यवहार, सदस्यों के दायित्व की प्रकृति और दायरे को नियंत्रित करने वाले नियम। तो बेसिकली इसके अंदर इंपॉर्टेंट ये चारों पॉइंट होंगे आपके ऊपर ये। थर्ड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भूमि विकास बैंकों के लिए अध्याय का अनुप्रयोग नहीं है? भूमि सुधार और उत्पादक उद्देश्य, कृषि प्रयोजन के लिए घरों का निर्माण, पुनर्निर्माण या मरम्मत, भूमि विकास बैंक दीर्घकालिक ऋण प्रदान करता है, काश्तकारों या कृषकों द्वारा कृषि भूमि की खरीद या अधिग्रहण। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों आपके भूमि विकास बैंक दीर्घकालिक ऋण प्रदान करता है। ये भूमि विकास बैंकों के अध्याय का अनुप्रयोग नहीं है, यानी भूमि विकास बैंक दीर्घकालिक ऋण नहीं देता, ये आपको अल्पकाल के लिए ऋण उपलब्ध करवाता है। भूमि विकास बैंकों के अध्यायों का अनुप्रयोग, भूमि विकास बैंक के रूप में नामित किए जाने के बाद सहकारी बैंक को आगे बढ़ाए जाने वाले उद्देश्यों के लिए अर्थात भूमि सुधार और उत्पादक उद्देश्य, कृषि उद्देश्य के लिए घरों का पुनर्निर्माण या मरम्मत, काश्तकार या अन्य माध्यमों से कृषि भूमि की खरीद या अधिग्रहण करते हैं। राजस्थान कृषि ऋण राहत अधिनियम, तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया आपके कि कृषि ऋण राहत अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 1957 में। राज्य के किसी भी हिस्से में लागू किसी भी तुलनीय कानून के तहत ऋणों के परिसमापन के लिए भूमि विकास बैंक जो राष्ट्रीय बैंक द्वारा अनुमोदित विशेष योजनाओं के तहत या राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों के तहत इस उद्देश्य के लिए विशेष रूप से राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित उद्देश्यों के लिए लघु और मध्य अवधि के ऋण प्रदान करता है। और अपना ऑप्शन क्या था दोस्तों? अपना ऑप्शन था
दीर्घकालिक ऋण, तो यहाँ पे दीर्घकालिक नहीं होगा, यहाँ पे लघु और मध्यकालिक। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक एपेक्स संस्था जो धारा 44 की उपधारा 1 के खंड ख के तहत सरकार से धन प्राप्त करती है, उसे देश स्थापित करने के लिए ऐसे धन का उपयोग करना चाहिए। तो किसे स्थापित करने के लिए उस धन का उपयोग करना चाहिए एपेक्स संस्था को? प्रधान केंद्रीय निधि, राज्य मुद्रा निधि, सहायक राज्य भागीदारी निधि, प्रधान राज्य भागीदारी निधि, सहायक मुद्रा निधि। तो फटाफट से बताइए दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर होगा तो आपके प्रधान राज्य भागीदारी निधि। ठीक है, अब प्रधान राज्य भागीदारी निधि क्या होती है जो देख लेते हैं। एक एपेक्स संस्था जो धारा 44 की उपधारा 1 के खंड ख के तहत सरकार से धन प्राप्त करती है, उसे प्रधान राज्य भागीदारी निधि स्थापित करने के लिए इस तरह निधि का उपयोग करना चाहिए। ये इसका उपयोग निम्न उद्देश्य के लिए करेगा, जैसे अन्य सहकारी समितियों में सीधे शेयर खरीद सकता है, प्राथमिक सहकारी समितियों में शेयर खरीदने की अनुमति देने के लिए केंद्रीय सहकारी समिति को धन भेजना और इस अध्याय की आवश्यकताओं के अनुसार सरकार को भुगतान करना। ठीक है, तो प्रधान राज्य भागीदारी निधि का उपयोग इन सब के लिए किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सहकारी चुनाव प्राधिकरण का कार्य नहीं है? मतलब जो राज्य सहकारी चुनाव प्राधिकरण है उसका कौन सा कार्य नहीं है? क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िएगा। ऑप्शन 1, राज्य सरकार सहकारी समिति के चुनाव कराने के लिए प्रक्रिया और दिशा निर्देश स्थापित कर सकती है। राज्य सरकार के अधिकारी की नियुक्ति करेगी। राज्य सरकार हर 3 वर्ष में चुनाव करा सकती है। प्राधिकरण के और अन्य अधिकारियों और कर्मियों को उपधारा 1 के तहत नियुक्त किया गया। मतदाता सूची करने पर प्राधिकरण का पर्यवेक्षण, निर्देशन और नियंत्रण होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों आपके राज्य सरकार हर 3 वर्ष में चुनाव करा सकती है। राज्य सरकार चुनावी प्राधिकरण और उसके कार्य क्या है? तो राज्य सरकार के अधिकारी को राज्य सहकारी चुनाव प्राधिकरण के रूप में नियुक्त करेगी, जिसके बाद प्राधिकरण के रूप में संदर्भित किया जाएगा और ऐसे प्राधिकरण की सहायता के लिए आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसे अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों को नियुक्त कर सकती है जिससे वह उचित समझे। यानी 3 वर्ष के अंदर जो चुनाव कराने की बात है वो राज्य सरकार के हाथ में नहीं होती है। प्राधिकरण और अन्य अधिकारी और कर्मचारी जो उपधारा 1 के तहत नियुक्त किए गए हैं निर्धारित नियमों और परिस्थितियों के तहत कार्य करेंगे। एपेक्स सहकारी बैंक या केंद्रीय सहकारी बैंक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को यानी CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को बैंक की समिति द्वारा नियुक्त किया जाएगा और उसे किस लेवल के मानदंडों को पूरा करना होगा? SBI के CEO के मानदंड को, केंद्रीय सहकारी बैंक को, शहरी सहकारी बैंक, नेशनल बैंक या अपना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी भारतीय रिजर्व बैंक। तो इन 5 ऑप्शन में से किस लेवल की क्वालिफिकेशन CEO में होनी चाहिए? तो इसका आंसर होगा दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति और निष्कासन। एपेक्स सहकारी बैंक या केंद्रीय सहकारी बैंक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को बैंक की समिति द्वारा नियुक्त किया जाएगा। ठीक है, और उन्हें RBI के मानदंडों को पूरा करना होगा। ठीक है, एक व्यक्ति जो शीर्ष सहकारी बैंक या केंद्रीय सहकारी बैंक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद के लिए भारतीय रिजर्व के मानदंडों को पूरा नहीं कर पाता, उसे पद के लिए अपात्र माना जाएगा और यदि वह पद धारण करता है तो वह या उसे RBI या राष्ट्रीय बैंक से इस आशय की सलाह मिलने पर हटा दिया जाएगा। यानी अगर RBI की तरफ से नोटिफाई हो जाता है कि ये एलिजिबिलिटी नहीं रखता है RBI का मेंबर बनने लायक, तो उसे CEO के पोस्ट से हटा दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान सहकारी समिति की सदस्यता समाप्त होने का क्या कारण है? एक सदस्य जो समिति को समय नहीं देता, एक सदस्य जो दूसरी समिति का हिस्सा है, एक सदस्य जिसका व्यवसाय समिति के व्यवसाय के साथ संघर्ष या प्रतिस्पर्धा में है, एक सदस्य जो जिम्मेदारी को गंभीरता से नहीं लेता और एक सदस्य जो अपने उद्देश्य के संदर्भ में समिति का अतिरिक्त लाभ उठाता है। तो वैसे तो सभी चीज़ें बुरी हैं, लेकिन इसके अंदर जो मेन आपके टॉपिक है, मेन आंसर होगा वो होगा आपके ऑप्शन नंबर 3, एक सदस्य जिसका व्यवसाय समिति के व्यवसाय के साथ संघर्ष या प्रतिस्पर्धा में। ऑब्वियसली जैसे 2 अगर आपके मतलब बिजनेस चल रहे हैं और एक बिजनेस सेम बिजनेस आपके कॉरपोरेट कर रहा है और एक कोई मेंबर कर रहा है, ठीक है, तो अगर 2 आपस में कंपटीशन होगा तो ऑब्वियसली सहकारी समिति कैसे आगे ग्रोथ करेगी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपके 3। अब देखते हैं राजस्थान सहकारी सदस्यता की समाप्ति कैसे कैसे हो सकती है। कोई सदस्य जिसका व्यवसाय समाज के कारोबार के साथ संघर्ष या प्रतिस्पर्धा में है या जिसने उचित कारण के बिना लगातार 3 आम सभा की बैठकें छोड़ दी है।
जो अपने बकाया के लिए लगातार चूक कर रहे हैं, या जो समाज की सेवाओं के न्यूनतम अनिवार्य उपयोग के संबंध में उप नियमों के प्रावधानों का अनुपालन करने में भी विफल रहे हों, या उसकी बकाया राशियों पर लगातार चूक करते रहे हों, या जिसने इस प्रयोजन के लिए उपस्थित साधारण निकाय की बैठक में उसे अपने मामले का प्रतिनिधित्व करने का अवसर प्रदान करने के बाद अपेक्षित तरीके से मतदान द्वारा सदस्यता से बर्खास्त निष्कासित कर दिया गया हो, किसी विशेष प्रस्ताव द्वारा सदस्यों से बर्खास्त या निष्कासित कर दिया हो, या तो उसे समिति के द्वारा निष्कासित या बर्खास्त कर दिया गया, या उसने कंसेक्यूटिव 3 जो मीटिंग्स थी उनको नहीं ली है, या फिर उसका जो बिजनेस है वो जो सोसाइटी का बिजनेस है उसके साथ प्रतिस्पर्धा में है, या फिर अगर उसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है, तो भी सदस्यता समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड राजस्थान सहकारी समिति अधिनियम 2001 के अनुसार एक सहकारी समिति के सदस्य बनने से संबंधित नहीं है? इजी क्वेश्चन है दोस्तों, आपको बस ये पता होना चाहिए कि सदस्यता के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपको ये बेसिक सा नॉलेज है तो आपको ये आंसर आ जाएगा। पहला ऑप्शन 21 वर्ष की आयु की प्राप्ति हो, अच्छी बुद्धि का हो, संस्था की सेवाओं का उपयोग करने के लिए वांछित हो, लागू समय के लिए किसी भी कानून द्वारा अनुबंधित नहीं किया गया और उसके लिए लागू होता है। ऑप्शन नंबर 5, ऐसी सदस्यता से जुड़ी जिम्मेदारियों और दायित्व को स्वीकार करने के लिए तैयार हो। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 21 वर्ष की आयु प्राप्त की हो, जबकि अपना जो एक्ट है उसके अंदर लिखा हुआ है सीधा सीधा कि वो 18 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो और अच्छी बुद्धि का हो, साथ ही साथ भारत का नागरिक हो। तो अब एक बार अपन देख लेते हैं। एक सहकारी समिति निम्नलिखित व्यक्ति को सदस्यों के रूप में स्वीकार कर सकती है: 18 वर्ष की आयु का हो, अच्छी बुद्धि का हो, किसी भी कानून द्वारा अनुबंधित और उसके लिए लागू नहीं है, संस्था की सेवाओं का उपयोग करने के लिए वांछित है वह। ये सब चीज़ें आपकी योग्यता के अंदर आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, धारा 20A के तहत इस तरह के अधिकार के रूप में नियुक्त या नामित अधिकारी को किसके तहत राजस्व अपीलीय प्राधिकरण के रूप में जाना जाता है? राजस्थान भूमि राजस्व अधिनियम 1961, 1959, 1947, 1956, 1948। इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों आपके राजस्थान भूमि राजस्व अधिनियम 1956। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान रखिएगा। राजस्थान भूमि राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 20A के तहत इस तरह के अधिकार के रूप में नियुक्त या नामित अधिकारी को राजस्व अपीलीय प्राधिकरण के रूप में जाना जाता है। राजस्थान भूमि राजस्व अधिनियम 1956 के कुछ प्रावधान देख लेते हैं। भूमि से संबंधित कानून को समेकित करने और उसमें संशोधन करने के अधिनियम, जिसमें राजस्व न्यायालयों, राजस्व अधिकारियों और ग्राम सेवकों की नियुक्ति, अधिकार और कर्तव्य, नक्शे और भूमि रिकॉर्ड की तैयारी और रख रखाव, राजस्व और किराए का निपटान, संपदाओं का विभाजन और अन्य मामले भी शामिल है। यानी आपके जितने भी पटवारी होते हैं, ग्राम सेवक होते हैं, ठीक है दोस्तों, इन सब के बारे में किसमें लिखा हुआ है? सीधा सीधा आपके राजस्थान भूमि राजस्व अधिनियम 1956 में लिखा हुआ है। इसमें राजस्थान की पूरी स्थिति शामिल है। बोर्ड के रूप में संदर्भित राजस्व का एक बोर्ड राजस्थान राज्य के लिए बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान सहकारी बैंक अधिनियम के निम्नलिखित धारा में से किसके तहत कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति होती है? कार्यकारी अधिकारी यानी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की नियुक्ति होती है। धारा 30, धारा 28, धारा 2, धारा 32, धारा 29। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों आपकी धारा 29। यानी धारा 29 के तहत ही, सहकारी बैंक अधिनियम के धारा 29 के तहत ही कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति होती है। कार्यकारी अधिकारी क्या होता है? तो कार्यकारी अधिकारी का अर्थ है एक अधिकारी, वह चाहे किसी भी नाम से जाना जाए, जिसे समिति की देखरेख, नियंत्रण और दिशा के तहत संस्था के संचालन में मुख्य कार्यकारी अधिकारी की सहायता के लिए, यानी जो मेन आपका CEO होता है ना, वो उसका असिस्टेंट मान लीजिए आप EO को, ठीक है, के लिए धारा 29(2) के तहत नियुक्त किया जाता है। अगर आपको स्पेसिफिक पूछ ले धारा 29 में भी क्या, तो धारा 29(2). एक कार्यकारी अधिकारी एक व्यक्ति है जो कंपनी के संचालन के प्रभारी होता है, यद्यपि कार्य की विशिष्ट प्रकृति कंपनी के आधार पर भिन्न होती है। एक वित्तीय बैंक के अलावा एक संस्था स्थापित करने के लिए अधिकृत रजिस्ट्रार या अन्य कोई निकाय धारा 29 के तहत सरकार की ओर से समिति के सदस्यों को नामित करने के लिए नामित प्राधिकारी होगा। कौन? एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश एक सहकारी समिति को संदर्भित करता है जिसके विघटन के मामले में समाज के उत्तरदायित्वों के लिए सदस्यों की देयता उसके उप नियमों द्वारा सीमित होती है। ठीक है दोस्तों, असीमित दायित्व के साथ सहकारी समिति, सीमित दायित्व के साथ सहकारी समिति, कोर ऑब्जेक्ट, एक सहकारी समिति के संचालन का क्षेत्र। ये क्वेश्चन देखिए मैंने आपको पिछले वाले MCQ सीरीज में भी करवाया था। वो क्वेश्चन थोड़ा सा इससे डिफरेंट है
और मैंने आपको वहाँ डिटेल में बताया था कि सीमित दायित्व वाली सहकारी समिति क्या होती है और असीमित दायित्व वाली सहकारी समिति क्या होती है। अगर आपने वो सीरीज़ नहीं देखी तो आप जाकर देखिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों आपके थर्ड, सीमित दायित्व के साथ सहकारी समिति। अब अपन ने लगभग हर एक की एक्सप्लेनेशन देख लिए, तो अब अपन जल्दी से एमसीक्यूज को कंप्लीट करते हैं। डैश एक ऐसी समिति को संदर्भित करती है जिसका मुख्य लक्ष्य उसके साथ जुड़े अन्य गैर लाभकारी संगठनों के संचालन के लिए सुविधाओं की पेशकश करना है और जिनके सेवा क्षेत्र में राजस्थान की पूरी स्थिति शामिल है। सामान्य समिति, केंद्रीय समिति, एपेक्स समिति, गैर ऋण समिति, आवास समिति। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों आपके एपेक्स समिति। बेसिकली आप ये देख लीजिए, एपेक्स समिति की जो ये डेफिनेशन है वो यही है, यानी एपेक्स समिति एक ऐसी समिति है जिसका मुख्य लक्ष्य उसके साथ जुड़े अन्य गैर लाभकारी संगठनों के संचालन के लिए सुविधाओं की पेशकश करना है और जिनके सेवा क्षेत्र में राजस्थान की पूरी स्थिति शामिल है। डैश एक ऐसी समिति को संदर्भित करता है जिसका मुख्य लक्ष्य सदस्यों को आवास प्रदान करना है। तो आप आवास पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, या उनके लिए एक या अधिक आवश्यक घटक प्रदान करके अपने घरों का निर्माण करना आसान बनाना है। कृषि समिति, सामान्य समिति, गैर ऋण समिति, आवास समिति, उत्पादक समिति। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों आपके आवास समिति। आप आवास को लिंक करके देख सकते हैं, आवास समिति। इस अधिनियम के तहत पंजीकृत और बैंकिंग व्यवसाय में संलग्न एक सोसाइटी, जैसा कि डैश की धारा 5 के खंड बी में निर्दिष्ट है, को सहकारी बैंक कहा जाता है। यानी सहकारी बैंक की एक और डेफिनेशन। ठीक है, आप ध्यान रखिए, बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949, 1951, 1950, 1947, 1948। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों आपके बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राजस्थान सहकारी समिति अधिनियम 2001 को किसके रूप में पारित किया गया था? 2001 के अधिनियम 16, 2002 के अधिनियम 16, 2003 के अधिनियम संख्या 18, 2001 के अधिनियम संख्या 18, 2003 के अधिनियम संख्या 15। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों आपके 2002 के अधिनियम संख्या 18। ठीक है, सॉरी 2002 के अधिनियम संख्या 16 के तहत। तो आप ये ध्यान रखिएगा। और इसी के साथ ये क्विज़ यहीं खत्म होती है दोस्तों। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं तथा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।